हम लोग क्यों इस्तेमाल करते हैं और इसके कितने प्रकार होते हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोग ये जान चुके थे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या क्या आता है, और नाउन को हम लोग डिस्कस कर लिए थे कि नाउन में क्या आता है, और नाउन का हम लोग पूरा पढ़ लिए थे, नाउन का डिफिनेशन, नाउन का टाइप, सब चीज हम लोग पढ़ चुके थे और अच्छे से समझ चुके थे। और आज हम लोग प्रोनाउन पढ़ेंगे कि प्रोनाउन क्या होता है। तो चलिए हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि प्रोनाउन क्या होता है, इसे क्यों इस्तेमाल करते हैं और इसके कितने प्रकार हैं। तो जैसे यहाँ लिखा हुआ है सामने आप लोग के कि अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, कि प्रोनाउन वह शब्द है जो संज्ञा के स्थान पे आता है। तो हम लोग क्यों संज्ञा के स्थान पर प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि यहाँ आपको कुछ सेंटेंस लिखे हुए दिख रहे हैं कि नेहा इज माई फ्रेंड, नेहा रीड इन माई क्लास, नेहा एब्सेंट टुडे बिकॉज नेहा इज इल। यहाँ बार बार नेहा नेहा नेहा, तो ये सारे वर्ड्स को रिपीटेशन को हम लोग अवॉइड करने के लिए प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं कि बार बार वही नाउन नहीं आए और उसे सुनने में हम लोग थोड़ा सा इरिटेटिंग लगता है कि नेहा नेहा नेहा। तो इसको हटा के हम लोग जो शब्द इस्तेमाल करते हैं वो हम लोग उस शब्द को बोलते हैं प्रोनाउन। जैसे नेहा की जगह पे हम लोग शी इस्तेमाल करेंगे, या फिर अगर कोई और नाम रहता तो वहां पे ही, इट, दे, ये भी हम इस्तेमाल कर सकते थे। यानी जो नाउन को हटा के जो शब्द हम लोग प्रयोग करते हैं उसे प्रोनाउन कहते हैं। और प्रोनाउन इसीलिए हम लोग लगाते हैं ताकि हमारे सेंटेंस खूबसूरत लगे और वो बार बार नाउन रिपीट ना हो एक ही जगह पे। जैसे कि यहाँ नेहा लिखा है तो हम यहाँ लिख सकते हैं she read in my class, she is absent today because she is ill। तो अभी नेहा बार बार नेहा को हटा के हम जो she लगा है वो ज्यादा अच्छा लग रहा है दिखने में और बोलने में भी, ठीक है। इसलिए हम लोग प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं कि लैंग्वेज में हम बार बार अपने नाउन को रिपीट ना कर पाए, ठीक है। अब आगे है यहाँ पे काइंड ऑफ प्रोनाउन। तो काइंड ऑफ प्रोनाउन है, नाउन के कितने प्रकार होते हैं यहाँ आपको 10 टाइप्स दिए हैं कि नाउन के 10 टाइप्स होते हैं। पहला है पर्सनल, दूसरा है पॉसेसिव, तीसरा है रिफ्लेक्सिव, एम्फैटिक प्रोनाउन, पांचवा है डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन, छठा है इंडिफिनिट, सातवां है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, आठवां है आपका रेसिप्रोकल प्रोनाउन, नौवां है आपका रिलेटिव प्रोनाउन और 10वां है आपका 10th है आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो अब हम लोग को इसको जानेंगे कि अभी तो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे पर्सनल प्रोनाउन क्या है। तो पर्सनल प्रोनाउन किसे कहते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि दोज प्रोनाउन वो स्टैंड फॉर 3 पर्सन, जो 3 इंसानों या पर्सन के लिए आते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, इसको पर्सनल प्रोनाउन। यानी यहाँ पे 3 पर्सन का नाम दिया जा रहा है पर्सनल प्रोनाउन में। इसमें 3 होते हैं, एक फर्स्ट पर्सन जो बोल रहा है, सेकंड पर्सन जो सुन रहा है, जिसको अपनी बात बोल रहे हैं, और थर्ड पर्सन जिसकी बात हो रही है। यानी ये कहना चाह रहा है कि पर्सनल प्रोनाउन में 3 पर्सन आते हैं, एक बोलने वाला, एक सुनने वाला और एक तीसरा इंसान जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि हाँ वो इंसान वैसा है। तो हम जिस इंसान के बारे में बात कर रहे हैं तो वो थर्ड पर्सन में आता है। और थर्ड पर्सन कोई वस्तु भी हो सकता है, किसी चीज के बारे में भी हम बात कर सकते हैं, या फिर कोई व्यक्ति भी हो सकता है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो समझ में आप लोगों को फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है और थर्ड पर्सन क्या होता है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आते हैं। जैसे फर्स्ट पर्सन में यहाँ लिखा हुआ है आई, यानी जो इंसान बोलेगा, आई बोलेगा खुद को, आई मैं बात कर रहा हूँ। अगर एक इंसान ना पूरे मतलब जैसे हम एक टीचर पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, अगर 2-3 टीचर मिलकर पढ़ाने लगे तो हम बोलेंगे वी, यानी बोलने वाले इंसान बहुत सारे हैं तो हम लोग उसको वी बोलेंगे। अब सेकंड पर्सन में यू आता है, तो सेकंड पर्सन में यू इसलिए आता है, सिंगुलर में भी आता है और प्लूरल में भी आता है। सेकंड पर्सन में यू इसलिए आता है कि हम जिसको बोल रहे हैं वो एक बच्चे को बोले, जैसे हम एक बच्चे को पढ़ाएं या फिर बहुत सारे बच्चे को पढ़ाएं, हम यू ही बोलेंगे, ठीक है। और थर्ड पर्सन में ही, शी, इट, दे। ही मतलब फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन क्लियर हुआ हम लोग को। यानी फर्स्ट पर्सन बोलने वाला, सेकंड सुनने वाला और थर्ड जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो पर्सनल प्रोनाउन में ये 3 पर्सन आते हैं। तो अब यहाँ सेकंड है पॉजेसिव प्रोनाउन। पॉजेसिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन है जिसका इस्तेमाल हम लोग कोई चीज़ पे अपना अधिकार दिखाने के लिए करते हैं। जैसे यहाँ लिखा है कि द प्रोनाउन इज यूज्ड टू शो पोजेशन इज कॉल्ड पॉजेसिव प्रोनाउन। तो जिस प्रोनाउन को हम लोग अपना अधिकार दिखाने के लिए प्रयोग करते हैं उसे हम पॉजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे यहाँ लिखा है माइन, आवर्स, योर, हर्स, हिज, देयर। तो ये आपका अधिकार दिखा रहा है कि माइन यानी मेरा है, आवर्स यानी हमारा है, योर्स यानी तुम्हारा है, हर्स उसका है, हिज भी उसका है और देयर उन लोगों का है। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं आपको जो बताएगा कि कौन सामान किसका है, यानी अधिकार जताएगा। जैसे यहाँ लिखा है एग्जाम्पल में दिस बुक इज माइन, ये यह किताब मेरा है, यह पुस्तक मेरा है। और आगे लिखा है
दीज आर आवर्स, ये हमारा है। तो यहाँ पे अधिकार दिखा रहे हैं ना कि इसका है, उसका है, मेरा है, तुम्हारा है। वैसे आगे भी लिखा है कि दिस साड़ी इज हर, या उसकी साड़ी है। तो यहाँ पे भी अधिकार दिखा रहा है कि किसकी साड़ी है, उसकी साड़ी है। तो वैसे प्रोनाउन जिसका इस्तेमाल हम लोग अधिकार दिखाने के लिए करते हैं उसे हम लोग पॉजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। आगे लिखा हुआ है दैट बुक इज योर्स, वह पुस्तक तुम्हारी है। तो यहाँ भी अभी अधिकार दिखा रहे हैं कि ये पुस्तक किसकी है, तुम्हारी। आगे लिखा है दोस चेयर आर देयर, ये सारी कुर्सियाँ उनकी है। तो यहाँ पे भी अधिकार दिखा रहा है कि कौन, ये सारी जो कुर्सियाँ हैं किनकी है। तो पॉजेसिव प्रोनाउन सिर्फ अधिकार दिखाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। आगे हम लोग पढ़ते हैं रिफ्लेक्सिव और एम्फैटिक प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में यहाँ पे बोल रहा है कि दोस प्रोनाउन आर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन व्हेन द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट टर्न बैक रिफ्लेक्ट फ्रॉम द सब्जेक्ट, यानी जो भी इसने इस प्रोनाउन में काम होगा वो खुद सब्जेक्ट करेगा, चाहे वो किसी को हर्ट करना हो या किसी की हेल्प करना हो, किसी को मारना हो, यानी इसमें इस प्रोनाउन में जो सब्जेक्ट ही काम करेगा, सब्जेक्टिव पे रिफ्लेक्ट होगा कि वो क्या काम हो रहा है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि आई हर्ट माई सेल्फ, यानी मैंने खुद को चोट पहुंचाया। तो यहाँ पे जो भी काम होगा वो सब्जेक्ट करेगा, ठीक है। आगे लिखा है शी ruined herself, तो उसने खुद को बर्बाद कर लिया। तो यहाँ पे क्या है, सी है ना, शी यानी जो यहाँ पे करता है, यानी जो सब्जेक्ट है वही काम कर रहा है, उसने खुद को बर्बाद कर लिया। थर्ड है आपका यू कैन हेल्प योरसेल्फ, यानी तुम अपनी मदद खुद से कर सकते हो, यानी तुम यानी जो सब्जेक्ट है वही अपनी मदद खुद से करेगा। तो यहाँ पे सब्जेक्ट ही के बारे में बता रहा है कि सब्जेक्ट ही अपना काम करेगा, सब्जेक्ट पे ही रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। आगे लिखा हुआ आपका ही किल्ड हिमसेल्फ, ठीक है, उसने खुद को मार लिया। तो यहाँ पे भी सब्जेक्ट का ही रिफ्लेक्ट हो रहा है कि सब्जेक्ट ने वो काम किया और वो सब्जेक्ट पे ही रिफ्लेक्ट कर रहा है। आगे है एम्फैटिक प्रोनाउन, यानी इस प्रोनाउन में आपको प्रभाव देगा कि हाँ ये काम कौन कर रहा है। और यहाँ पहले बताते हैं कि काम कौन कर रहा है, लेकिन इसके बाद भी कुछ हम वर्ड ऐड करेंगे जो उस पे एम्फसाइज जोर देगा कि हाँ ये सेंटेंस में थोड़ा जोर देगा और बताएगा कि ये काम कौन कर रहा है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है दोस प्रोनाउन आर एम्फैटिक प्रोनाउन व्हेन दे आर यूज्ड फॉर द सेक ऑफ एम्फेसिस, अगर जोर देने के हेतु कोई प्रोनाउन काम करेगा तो वो एम्फेसिस प्रोनाउन में आएगा। जैसे यहाँ लिखा हुआ है आई किल्ड द टाइगर माई सेल्फ, यानी यहाँ लिखा हुआ है कि मैंने टाइगर को मार दिया। तो ये तो बता ही रहा है कि मैंने टाइगर को मार दिया, तो माई सेल्फ लिखने की क्या जरूरत थी। माई सेल्फ लिखने, अगर नहीं भी लिखे हैं माई सेल्फ तो काम चल जाएगा, आई किल्ड द टाइगर, मैंने टाइगर को मार दिया। लेकिन यहाँ पे हम माई सेल्फ भी लिखे हैं, तो यहाँ पे आपके सेंटेंस को ये एम्फेसिस कर रहा है, यानी ये एम्फैटिक प्रोनाउन है, आपके सेंटेंस में जोर डाल रहा है और इसको और अच्छा बना रहा है। आगे सेकंड है कि ही हिमसेल्फ सेड सो, उसने वैसा खुद से कहा था, ठीक है। अगर हम यहाँ पे हिमसेल्फ ना लिखें तब भी काम चल जाएगा, यहाँ पे ही सेड सो, उसने ऐसा कहा, मगर यहाँ पे खुद भी हम डाल दें ना कि उसने ये चीज ऐसा खुद कहा, ठीक है। आगे यहाँ पे है कि यू कैन डू इट, अगर हम यू कैन डू इट बोले तो यू कैन डू इट यानी तुम ये काम कर सकते हो। उसके बाद हम यहाँ पे योरसेल्फ भी लगाएं, तो योरसेल्फ लगाने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर हम योरसेल्फ लगाएंगे तो वो सेंटेंस पे एम्फेसिस डालेगा और उसको और अच्छा बनाएगा। तो यू कैन डू इट एक पूरा अपना सेंटेंस है, लेकिन अगर हम उसमें योरसेल्फ ऐड कर देंगे तो वो एम्फैटिक प्रोनाउन हो जाएगा। अब आगे यहाँ पे एग्जांपल में लिखा है कि शी हरसेल्फ लाइक्ड हिम, तो ये सेंटेंस है कि शी लाइक्ड हिम, वो उसे पसंद करती है, लेकिन हम हरसेल्फ लगाएं तो यहाँ पे सेंटेंस को एम्फेसिस डाल रहा है, यानी उस पर जोर डाल रहा है और बताता है कि वह खुद उसको पसंद करती है। तो ये एम्फैटिक प्रोनाउन है जो वो आपको जोर डालता है, और जो रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन है वो रिफ्लेक्ट करता है, यानी अगर हम इस सेंटेंस में से ये हटा दें ये वर्ड तो पता ही नहीं चलेगा कि कौन वो काम किया। जैसे आई क्या आई हेट, यहाँ पे अगर हम कुछ नहीं लिखे तो नहीं पता चलेगा कि क्या है, लेकिन अगर हम उसमें से माई सेल्फ हटा दें तो वो पता चलेगा, लेकिन वो जोर देने के लिए, यानी वो जो हम लिखते हैं वो जोर देने के लिए, मगर इसमें से अगर हम हटा दें तो वो सेंटेंस इनकम्प्लीट हो जाएगा। आई हेट माई सेल्फ यहाँ लिखना ही पड़ेगा, अगर वहां नहीं भी होगा तो चल जाएगा काम, लेकिन यहाँ पे हम बिना लिखे नहीं काम हो सकता, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो खुद को रिफ्लेक्ट करता है और वहाँ पे है सब्जेक्ट, लेकिन वो अलग से आता है सेंटेंस में जोर डालने के लिए। तो यहाँ पे रिफ्लेक्सिव और एम्फैटिक समझ में आ गया, दोनों ही में माई सेल्फ और माई सेल्फ है, लेकिन इसमें अगर हम हटा देंगे तो पता नहीं चलेगा कि कौन क्या कर रहा है। आई हेट मैंने क्या किया, आई हेट तो बहुत, उसके बाद तो बहुत सा वर्ड आ सकता है, यहाँ पे अगर हम माई सेल्फ ना लिखे तो बहुत सा वर्ड आ सकता है, लेकिन वहाँ पे वो बता दे कि उसने
डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नाम ही से बता रहे हैं कि ये कोई चीज को सूचित करेगा। इसमें कोई वस्तु को भी हम सूचित कर सकते हैं, यानी बता सकते हैं, या फिर कोई व्यक्ति को भी, हाँ कि वो कहाँ है। जैसे यहाँ पे कुछ वर्ड लिखा है कि दीज, दैट, दीज एंड दोज, तो ये कुछ वर्ड है जिससे हम किसी व्यक्ति या फिर किसी वस्तु या फिर कोई ऑब्जेक्ट को हम लोग पॉइंट आउट करते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में लिखा हुआ है कि दिस इज अ बॉय, तो हम यहाँ पे पॉइंट आउट कर रहे हैं कि यह वह लड़का है। और यहाँ पे सेकंड में आपका है कि दैट इज अ गर्ल, वह एक लड़की है, तो यहाँ पे हम पॉइंट आउट कर रहे हैं ना कि वह एक लड़का है, यह एक लड़की है। थर्ड में लिखा हुआ है दीज आर बॉल, यह सब गेंद है, तो यहाँ पे भी हम कोई चीज को पॉइंट आउट कर रहे हैं कि, और यहाँ पे जो चार वर्ड है दीज, दैट, दीज एंड दोज, ये इस्तेमाल होता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के लिए। आगे आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन। एन इंडेफिनिट प्रोनाउन रिफर टू अ पर्सन और थिंग इन अ जनरल वे एंड डज नॉट रिफर टू अ पार्टिकुलर पर्सन और थिंग। इंडेफिनिट प्रोनाउन हमसे यह कहना चाहता है कि इसमें आपको कोई चीज भी पॉइंट आउट करेगा, लेकिन वो क्या है ये बताएगा नहीं। जैसे यहाँ एग्जांपल में लिखा हुआ है कि somebody has stolen my pen, किसी ने मेरा पेन चुरा लिया, तो यहाँ पे बता नहीं रहा है किसने, कोई भी हो सकता है वो somebody। तो यहाँ पे एक जनरल वे में आपको बताएगा कि कोई चीज हुआ है, लेकिन कौन क्या है ये पर्टिकुलर आपको नहीं बताएगी, कौन पर्टिकुलर पर्सन क्या है या फिर कौन पर्टिकुलर थिंग है वहाँ पे। बस वहाँ पे एक ऐसा वर्ड लेगा somebody जिससे पता नहीं चल रहा है किसने चुराया है। आगे एग्जांपल में आपका anybody can beat him, तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि कोई भी उसे पीट सकता है। कि all are foolish, सभी बेवकूफ है, और यहाँ पे ये भी नहीं बता रहे कि सभी में कौन कौन आ रहे हैं। तो यहाँ पे जो इंडेफिनिट प्रोनाउन में जो वर्ड्स आते हैं वो नहीं बताते हैं कि वो मतलब वो किसके लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं, बस एक जनरल में बता देते हैं कि यहाँ पे somebody, anybody, all, any या many। आगे लिखा हुआ है any of you can take it, यहाँ पे बोल रहे हैं कि आप लोग में से कोई भी ये चीज ले सकता है। तो यहाँ पे भी any जो वर्ड है वो आपको नहीं बता रहा है पर्टिकुलर पर्सन और थिंग के बारे में। आगे आपका एग्जाम्पल है many of them were killed, यानी बहुत सारे लोग मारे गए उन लोगों में से। तो यहाँ पे भी आपको नहीं बता रहा है कि many में कौन कौन लोग आ रहे हैं। तो अभी हम लोग का है डिस्ट्रीब्यूटिव और रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन है जिसमें आप नाम से बता रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटिव, यानी कोई चीज़ बांट दिया जाएगा। तो इस प्रोनाउन में ये है कि बहुत सारे पर्सन्स और थिंग को एक बार में कोई चीज़ के बारे में बताया जाएगा, या फिर उनको एक बार में बहुत सारे लोगों को इंडिकेट किया जाएगा। तो यहाँ लिखा हुआ है कि द प्रोनाउन दैट रिफर टू अ पर्सन्स और अ थिंग वन एट अ टाइम, यानी एक समय में बहुत सारे पर्सन्स को या फिर कोई वस्तु को इंडिकेट करना, किसी चीज़ को बतलाना एक समय में बहुत सारे पर्सन्स को, तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में आता है। ठीक है, आगे एग्जाम्पल में लिखा हुआ है आपका each of you is guilty, यानी यहाँ पे ये बोल रहा है कि जितने भी लोग हैं यहाँ पे, यानी सब जितने भी लोग हैं सभी को बोला जा रहा है एक बार में कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं सारे यहाँ पे दोषी हैं। तो each, either और neither आपके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में आता है, क्योंकि ये बांट देता है चीज़ों को, चाहे कोई पर्सन्स हो या फिर कोई थिंग्स हो। जो भी सेंटेंस हम बोलेंगे अगर उसमें कोई each आ जाएगा तो वो सभी के लिए हो जाएगा। अगर कोई either आएगा तो कोई इंसान, दो इंसान है तो उसमें से कोई एक इंसान के लिए either आता है, और neither जो है किसी के लिए नहीं आएगा। यानी neither बोलेंगे हम तो उसका मतलब है कोई भी नहीं, और either बोलेंगे तो दोनों में से कोई एक। अगर कोई दो व्यक्ति है फिर दो वस्तु है तो उसमें से कोई एक, और each बोल देंगे तो सभी आ जाएंगे उसके अंदर। तो यहाँ पे सेकंड में लिखा हुआ है आपका एग्जाम्पल कि each of the boy is intelligent, यहाँ पे जितने भी लड़के सारे बहुत तेज है। ठीक है, आगे थर्ड में लिखा हुआ either of you can take this book, दोनों में से कोई एक ये पुस्तक ले सकता है। तो either का मतलब कोई दो इंसान या दो वस्तु, उसमें से आप एक चीज को पॉइंट आउट करके बता रहे हैं। ठीक है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन आप लोग को बताता है कि कोई भी एक्शन या फीलिंग एक दूसरे पे कैसे निर्भर कर रहा है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है भी कि द प्रोनाउन इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई एन एक्शन और फीलिंग दैट इज रेसिप्रोकेट, यानी कोई ऐसा प्रोनाउन सर्वनाम जो पता कर रहा है किसी कोई काम या फिर कोई फीलिंग को रेसिप्रोकेट करने पे कि किन लोगों के बीच ये काम हो रहा है, यानी एक दूसरे पर निर्भर करता है ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में है आपका दो आता है, दो वर्ड है जो आपको रेसिप्रोकल प्रोनाउन में आते हैं, ईच अदर और वन अदर। ईच अदर वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है जहाँ दो लोगों की बात हो जाती, बात करते हैं हम, तो वहाँ ईच अदर का हम लोग प्रयोग करते हैं, और वन अदर हम वहाँ पे प्रयोग करते हैं जहाँ दो लोग से ज़्यादा व्यक्ति हों। जैसे यहाँ एग्जाम्पल से आपको और क्लियर होगा, यहाँ लिखा हुआ है साफ साफ कि दे लव ईच अदर, यानी वे एक दूसरे को प्यार करते हैं। तो यहाँ पे ये लिखा है कि एक दूसरे के बारे में बता रहा है। ईच अदर हम सिर्फ दो लोगों के लिए इस्तेमाल करते हैं, और वन अदर हम दो लोग से ज़्यादा
के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और सेकेंड एग्जाम्पल है आपका मोहन, सोहन एंड अमित आर अब्यूजिंग वन अदर, यानी मोहन, सोहन और अमित यहाँ 3 लोग हैं और तीनों एक दूसरे को बुरी बात कह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 3 लोग आए तो यहाँ पे वन अनदर का इस्तेमाल किए हम लोग, और ईच अदर का इस्तेमाल हम सिर्फ 2 लोग में करते हैं। और ईच अदर और वन अदर आपका रेसिप्रोकल प्रोनाउन में हो किया जाता है, क्योंकि ये एक दूसरे की फीलिंग एक्शन को बताता है, ठीक है, ये एक दूसरे पर निर्भर करता है। यहाँ पे इंट्रोगेटिव और रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। तो पहले हम लोग इंट्रोगेटिव प्रोनाउन समझेंगे, उसके बाद हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन समझेंगे, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन है जिसके लिए जो हम किसी सवाल को पूछने के लिए जो प्रोनाउन सर्वनाम का इस्तेमाल करते हैं उसे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। तो द प्रोनाउन यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चन इज अ इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। यहाँ पे कुछ एग्जांपल भी लिखे हैं कि हु आर यू, तुम कौन हो, इसमें हु आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। हुज इज दिस बुक, ये किसकी किताब है, यहाँ पे हुज, यहाँ किसकी किताब है ये, यहाँ पे हुज आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। यहाँ पे व्हाट इज योर फादर, आपके पिताजी क्या है, तो यहाँ पे व्हाट आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। उसी तरह यहाँ पे है फोर्थ में विच क्लास डू यू रीड इन, आप जिस क्लास से पढ़ते हैं तो विच आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में हो जाएगा, यानी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन आप सवाल पूछने के लिए कर सकते हैं। आगे है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन भी उसी तरह है, लेकिन इसका मतलब वो नहीं निकलता, जैसे इसमें भी हु, विच, हुम, व्हाट एंड दैट आएगा, लेकिन इसका इस्तेमाल हम सवाल पूछने के लिए नहीं करेंगे, इसका इस्तेमाल हम लोग अपना रिश्ता बताने के लिए करेंगे या फिर अपने आप को इंट्रोड्यूस या डिपेंडेंट करने के लिए करेंगे। जैसे यहाँ पे आप लिखा हुआ है उसका डिफिनेशन, अ रिलेटिव प्रोनाउन इज अ टाइप ऑफ प्रोनाउन दैट ऑफन इंट्रोड्यूस डिपेंडेंट और रिलेटिव इन अ सेंटेंस। कोई सेंटेंस में अगर हम किसी चीज को रिलेट कर रहे हैं तो वो आपका रिलेटिव प्रोनाउन में आएगा, यानी उसे रिश्ता बता रहे हैं या फिर उसको अपने में रिलेट कर रहे हैं या फिर उस पर डिपेंडेंस दिखा रहे हैं, तो वो आपका रिलेटिव प्रोनाउन के अंदर आएगा। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया हुआ है उससे ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा आप लोग को। लिखा हुआ है द बॉय हु इज प्लेइंग इज माई ब्रदर। यहाँ पे हु का मतलब सवाल पूछना नहीं है, यहाँ पे हु का मतलब है कि जो बॉय खेल रहा है वह मेरा भाई है। तो यहाँ पे हु आपका सवाल पूछने, यहाँ पे आपको रिलेशन दिखा कि वो आपका क्या है। आगे है दिस इज द बॉय हुम ऑल प्रेज। यहाँ पे भी रिलेशन दिखा रहा है कि यही वो लड़का है जिसकी सब प्रशंसा करते हैं। तो यहाँ पे हुम जो है सवाल पूछने के लिए नहीं आया है, यहाँ पे हुम जो आया है वो आपको प्रशंसा करने के लिए आया है कि यही वो लड़का है जिसकी सब प्रशंसा करते हैं, ठीक है। तो जिसकी यहाँ पे आपका प्रेज करने के लिए आया है। अब थर्ड में आपका दिस इज द बुक दैट इज गिवन टू मी, यही वो पुस्तक है जो मुझे दी गई थी, ठीक है। तो यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन में आपको उस पर डिपेंडेंस दिखाता है, तो आपके रिश्ता बताता है उसमें, ठीक है, वही रिलेटिव प्रोनाउन में है। और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है आपका जो आप क्वेश्चन पूछता है, और जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में आपका हु, हुज, व्हाट, विच आता है वही आपका रिलेटिव प्रोनाउन भी आता है, लेकिन यहाँ ये सवाल पूछने के लिए नहीं आता, यहाँ पे आपको वो डिपेंडेंस दिखाने या फिर अपना रिलेशन दिखाने के लिए आता है। तो आज का प्रोनाउन आपका खत्म हुआ। तो अगले वीडियो में हम लोग अब पार्ट्स ऑफ स्पीच का दूसरा भाग लेके आएंगे। नाउन एंड प्रोनाउन खत्म हो चुका है, ठीक है। थैंक यू।